हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर बेस्ड आईआईटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखा है जो मेंस में और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बिना देर किए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के इस तरह का एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में P और Q को सपोज एक बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं और सपोज इस दोनों के बीच भी एक रेजिस्टेंस R यहाँ लगा हुआ है। R1 जो भी हो, R1 सपोज R1 रेजिस्टेंस। तो P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 2002 का मेंस का सवाल है। अब इसमें जब भी हम करंट की बात करेंगे, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये नेचुरल चीज़ है कि जिस तरह हम लोग यह जानते हैं कि पानी का बहाव हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, यानी ऊंचे से नीचे की ओर पानी गिरता है, नीचे से ऊपर की ओर कभी नहीं जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर आता है और इसके ठीक विपरीत यदि निगेटिव का हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वह लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जाता है। तो जब भी किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसके बीच चार्ज का फ्लो होगा, यानी करंट फ्लो होगा, और वह करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा। यदि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां कोई करंट नहीं होगा। अब यहां देखें हम कि इसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो करंट यहां से फ्लो होगा, अब यहां से तीन रास्ते हैं करंट को जाने का, ऊपर से, नीचे से और एक। मान लीजिए कि ऊपर से I1 करंट फ्लो होता है, B से I2 होता है और यहां से I3 होता है। अब करंट फ्लो होने के रास्ते पर यदि हम विचार करें तो यह रास्ता आगे चलता है, एक 2R ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, इसके आगे 2R R1 मिलता है और तब Q मिलता है। एग्जैक्ट इसी तरह I3 यदि फ्लो होगा, 2R रेजिस्टेंस मिलता है, R1 2R मिलता है और Q मिलता है। यानी दोनों ही करंट को बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन का पालन करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल उसके आगे 2R का रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके आगे जाके फिर दो भाग में डिवाइड होगा, R1 2R का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर Q मिलेगा। तो सिमिलर स्थिति में करंट बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा और इस स्थिति में यदि सिमिलरिटी ऑफ सिचुएशन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल, यदि यह पॉइंट R है और यह पॉइंट S है, तो R और S का पोटेंशियल बिल्कुल समान होगा। R और S का पोटेंशियल बिल्कुल समान होगा। यानी यदि इसमें K एक बिंदु डाला जाए, तो कहा जा सकता है कि R, K और S तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, यानी इस बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस को डिटेच भी कर दिया जाए तो करंट के फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिटेच भी कर दिया जाए। अब इसी पर आधारित है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ना है, लेकिन अभी इसका सिद्धांत हम देख लें कि इसमें एक P सपोज Q R S, P से Q के बीच एक रेजिस्टेंस सपोज R है और दिस R1 R2 और दिस
R3 और ये R4 है, और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है सपोज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है कि यदि यह दोनों रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई R2 का रेशियो R1 बाई R3 यदि R2 बाई R4 के बराबर हो, तो इस स्थिति में R और S पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल एक समान होगा, और उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, यानी इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें 4 आर्म हैं जिस पर रेजिस्टेंस लगा है। यदि R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4 तो यह बैलेंस्ड कहलाता है, और बैलेंस्ड की स्थिति में R और S का पोटेंशियल बिल्कुल समान होगा। पोटेंशियल बिल्कुल समान यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, और हम कहेंगे कि बैलेंस्ड ब्रिज। एग्जैक्ट इसी तरह यदि यहाँ का हम सिचुएशन देखें तो 2R डिवाइडेड बाई 2R, 2R डिवाइडेड बाई 2R, 2R डिवाइडेड बाई R, 2R डिवाइडेड बाई R, तो इस बीच का जो रेजिस्टेंस है, दिस पोटेंशियल समान होने के कारण कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इस आर में या आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यदि इस रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, सॉरी, यदि इस बीच के रेजिस्टेंस को, अब कोई करंट ही फ्लो नहीं करता है तो रेजिस्टेंस हट गया, दिस वे। अब P और Q के बीच इसका टोटल रेजिस्टेंस चूंकि सीरीज में है, दिस विल बी 4R, दिस विल बी 2R एंड दिस विल बी 4R। ए सीरीज। अब ये तीनों पैरेलल में है, 4R 2R 4R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 4R प्लस 1 बाई 4R प्लस 1 बाई 2R। दिस इज 4 कैपिटल R स्मॉल r, इससे यदि करें तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस 2R यानी कैपिटल 2R। दिस इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4RR डिवाइडेड बाई 2R 2R प्लस R। दिस इज 2RR डिवाइडेड बाई R प्लस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2019 में मेंस में आया हुआ सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक ग्राफ है log R और 1/t² के बीच। T टेम्परेचर है, R रेजिस्टेंस है, log R और t² के बीच ग्राफ है। तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन का एप्रोप्रिएट मतलब इसके बिल्कुल नजदीकी का कौन सा होगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना है। देखिए इसमें ग्राफ है log R और 1/t² के बीच, 1/t²। कंडक्टर के केस में किसी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हम जानते हैं कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर यानी टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर यदि कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन यहाँ पे
1/T² का वैल्यू यदि हम देखें तो टेम्परेचर यदि कमेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, और टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू कमेगा। यानी ज़्यादा टेम्परेचर के लिए 1/T² का वैल्यू कहीं इस साइड में होगा, और कम टेम्परेचर के लिए 1/T² का वैल्यू कहीं इस साइड में होगा। यानी मान लीजिए कि टेम्परेचर T0 पर, सबसे कम टेम्परेचर T0 पर रेजिस्टेंस का वैल्यू R0 है। सपोज T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 है। अब एक ग्राफ है, इस ग्राफ को इस तरफ यदि हम प्रोजेक्ट कर दें, दिस वे हम प्रोजेक्ट करें, तो सपोज दिस इज 1/T0² और दिस इज ln R0। T0 पर रेजिस्टेंस R0 है, log n R0 दिस। अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इस तरह का एक XY एक्सिस है, दिस X एक्सिस, Y एक्सिस, और यदि X पर A और Y पर B हो तो इस लाइन का इक्वेशन, दिस लाइन का इक्वेशन X/A प्लस Y/B इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक इसी तरह हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस लाइन का जो एक ग्राफ बना है, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं X 1/T² प्लस Y दिस R इज इक्वल टू 1। तो दिस T0 R0 इज इक्वल टू 1, इस तरह लिखा जा सकता है। यानी इसको यदि आगे बढ़ाएं तो दिस इज T0x T0²x उल्टा हो जाएगा, प्लस Y/ln log R0 इज इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। यानी दिस इज T0x प्लस ऐसा कर सकते हैं इसको, दिस इज RT T0 log दिस। ओके, तो दिस इज इक्वल टू log n R0 प्लस y इज इक्वल टू log n R0, ऐसा लिख सकते हैं। अब दिस इज x y y y। अब इसका वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू दिस मच। हाँ सोचिए अब इसके बाद हम लोग कैसे करें। दिस AB A² B² x is equal to 0, then RT R0 T T0। ओके ओके, अब देखिए
ओके, ये इक्वेशन में x और y के बदले हम log x के बदले 1/t² और ये log r y के बदले हम लिखते हैं। तो दिस इज log r0, दिस log t0 log 1/t², 1/t² log 1/t² x, not log, अरे not log, x is equal to this t² plus this is log r0 minus log r, this थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन खैर इसको हम माइनस साइन कर दें, log n r/r0 इज इक्वल टू माइनस log n r0 दिस t0/t², यानी इसको लिख सकते हैं r/r0 इज इक्वल टू e पर पावर, नेचुरल लॉग है, e पर पावर t0 दिस t² और log n r0, यानी दिस इज r इज इक्वल टू r0 e पर पावर माइनस t0² log n r0। अब देखिए एग्जैक्ट यह वैल्यू नहीं है, लेकिन नियर बाय वैल्यू हमको खोजना है। क्वेश्चन में भी इसी तरह का है कि नियर बाय वैल्यू कौन सा होगा। इसमें हम देख लें, r इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में ए तो नहीं है, दिस विल नॉट, r इज इक्वल टू r0 e पर पावर माइनस t0 t², ये लगभग बराबर है, लेकिन इसमें log r0 है। चलिए ए देखें, b r0 e पर पावर a प्लस है, नॉट पॉसिबल। a में r इज इक्वल टू r0 e पर पावर माइनस t², यहाँ उल्टा है, t0 ऊपर है t0 नीचे है, दिस नॉट पॉसिबल, यानी लगभग a अप्रोक्सीमेट आंसर इसके बराबर है। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि एक ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इस ग्राफ को हमने एक्सटेंड किया t का t0 पर, लेट t0 टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस r0 है, तो इसका इक्वेशन हमने इससे निकाला। अब इक्वेशन निकाल के कोई भी बिंदु यदि ले लें, कोई भी xy पॉइंट लें, तो कोई भी x 1/t² होगा और y का वैल्यू log r होगा। बस उसी को हमने पुट किया, यहाँ पुट करके इक्वेशन निकला, इक्वेशन से रिलेशन निकला, जो इस चारों में से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये 2019 का मेंस का। ये ग्राफ का क्वेश्चन था। ग्राफ का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है और इसमें हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा इत्मीनान से सॉल्व करने पर कठिन नहीं होता है, बनता है, परंतु थोड़ा इत्मीनान से बनाना होता है। चलिए आगे देखें हम लोग। एक स्फीयर है इस तरह का, इसका इनर रेडियस ए है, आउटर बी है, बीच में बिल्कुल खाली है, इसमें ये जो बीच में मटेरियल भरा हुआ है, इस बीच में मटेरियल भरा हुआ है, और इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है, इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है। तो रेजिस्टेंस निकालना है। ये जो पार्ट है, ये जो सेल कहेंगे इसको, स्फेरिकल सेल है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए
हम जो फार्मूला जानते हैं उसमें R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए। अब इस स्फीयर में जिसका अंदर का रेडियस ए है और बाहर का बी है, एक छोटा सा शेल काट लें, सपोज एक सेल काट लें जिसका रेडियस x हो और इसका मोटाई dx हो, रेडियस x हो, इसका मोटाई dx हो, तो इसका एरिया हो जाएगा a, दिस विल बी 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इसका मोटाई हो जाएगा एक dx मोटाई। अब इस पतला सा सीट जो स्फीयर के फॉर्म में है, हम कह सकते हैं कि dx l के बराबर है, मतलब इसका यदि हम आर पार रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो a dx l की जगह लेगा, और इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया दिस ई ए का जगह लेगा। तो हम मान ले कि ये जो हमने एज्यूम किया है स्फीयर x रेडियस का और dx मोटाई का, इसके कारण रेजिस्टेंस dr है, छोटा रेजिस्टेंस dr है, तो dr विल बी रो l के जगह dx और a सरफेस एरिया के जगह 4 पाई एक्स स्क्वायर दिस। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें x फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, तो हमें इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो दिस इज R इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई, और यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट यदि करें तो x माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम a टू b, इस लिखा जा सकता है। दिस इज रो 4 पाई x पर पावर माइनस 1, यानी माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स यानी b, तो माइनस 1 बाई बी और प्लस 1 बाई ए, दिस इज 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, माइनस 1 बाई बी, ठीक है, और 1 बाई ए, तो ए 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, दिस रेजिस्टेंस ऑफ ए पार्ट ए हो जाएगा। चलिए ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, 2019 का मेंस का सवाल ये भी है, और बहुत हलवा सवाल है। मेंस का सवाल थोड़ा इजी होता ही है, लेकिन फिर भी हल्के में नहीं लेना है, कभी कभी धोखा देने वाला भी होता है। आप गलती कर सकते हैं यदि आप ठीक से ना पढ़ें और बनाने के पहले थोड़ा सा दिमाग पर जोर न दें। अब देखिए, इस तरह का एक सर्किट है, 72 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, और इस पर चार्ज कर रहा है कि इसमें कहा गया है कि जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सभी सेम वैल्यू के हैं, सेम वैल्यू यानी आर आर के सभी रेजिस्टेंस है, आर 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 सभी की एक समान वैल्यू है। तो कैपेसिटर पर टोटल चार्ज क्या होगा, इस पर टोटल चार्ज क्या होगा ये निकालना है। यहां देखिए, जब भी कैपेसिटर लगा हो सर्किट में, कैपेसिटर लगा हो और हम यदि डीसी बैटरी डाल के और इसमें चार्ज हम करंट फ्लो कराते हैं, तो शुरू में जब जैसे ही हम ऑन करते हैं, इसको करंट फ्लो कराना शुरू करते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा चार्ज कैपेसिटर पर जाना शुरू होता है, और कैपेसिटर जब तक फुल चार्ज ना हो जाए तब तक जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो वेरिएबल होगा।
वेरिएबल होगा। जब यह कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा उस स्थिति में इस सर्किट का करंट स्थिर हो जाएगा और उस सिचुएशन को स्टेडी सिचुएशन कहते हैं, स्टेडी, और करंट को स्टेडी करंट कहा जाता है। तो शुरू में जो भी करंट फ्लो होगा वह इस तरह से होगा। सपोज आई करंट फ्लो, आई यहाँ से दो पार्ट में बटेगा, दिस I1 और यहाँ I2, I1 करंट, लेकिन इसी करंट में से कुछ इसमें चार्ज करेगा इसको, तो इसको प्लस चार्ज करेगा और इसको माइनस चार्ज करेगा। अब फिर दोनों मिलके I1 प्लस I2 आई करंट फ्लो होगा इस तरह। अब सपोज ये पूरी तरह चार्ज हो चुका, पूरी तरह चार्ज हो गया, अब इस तरफ कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। अब जो भी करंट होगा इसे I1 आके ये क्लोज सर्किट पूरा करेगा। तो हमने मान लिया कि I करंट है, यहाँ पर I1 करंट इस तरफ गया, I2 यहाँ आया और ये दोनों मिलके फिर I करंट इस तरफ आया, यानी I करंट दो पार्ट में बटा, I1 प्लस I2। अब हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। देखिए किरचॉफ लॉ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ लॉ में जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है कि किसी भी सर्किट में क्लोज सर्किट में जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और वह स्टेडी स्टेट में हो, तो किसी भी पॉइंट पर जितना करंट इनवर्ड में होगा यानी आएगा, ठीक उतना ही करंट इस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। मान लीजिए कि I1 करंट I2 करंट इस बिंदु की ओर आ रहा है और मिलने के बाद I3 करंट यदि बनता है तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1 I2 बन रहा है, तो दिस इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो हमने लिखा था। दूसरा किरचॉफ लॉ, दूसरा कहता है किरचॉफ लॉ में कि किसी भी क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का सर्किट है, किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज लूप करंट, क्लोज करंट लूप, करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी करंट लूप में। अब क्लोज करंट लूप कौन सा हो सकता है? ए लूप हो सकता है, ए लूप हो सकता है, पूरे को लेके एक लूप बना सकते हैं। तो कोई भी करंट लूप यदि ले लें तो उसमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो के बराबर होगा। और यह पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैसे? तो यदि किसी बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, इसका प्लस जो वोल्टेज होगा, जो इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा प्लस। यदि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हम जाते हैं तो माइनस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और यदि किसी रेजिस्टेंस से होकर करंट के दिशा में जाते हैं और रेजिस्टेंस R हो तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप R इंटू माइनस R इंटू आई होगा। और यदि करंट के विपरीत दिशा में हम जाते हैं, किसी रेजिस्टेंस को पार करते हैं, मान ले करंट इस तरफ है और हम इस इधर से जा रहे हैं, तो उस स्थिति में प्लस RI। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप, इस कंसेप्ट के माध्यम से जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक क्लोज सर्किट में, वह जीरो के बराबर होगा। अब
इस कॉन्सेप्ट को लेके चले तो यदि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी करंट की बात करें, इस लूप की बात यदि करते हैं तो इस लूप में जब चलेंगे 72 वोल्ट का बैटरी है यानी पॉजिटिव, जब इसके नेगेटिव पोल से पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप हो जाता है यानी 72। अब इस करंट के डायरेक्शन में यहां से चलते हैं आर यानी माइनस आर आई, यहां पर फिर करंट के डायरेक्शन में चलते हैं आई टू माइनस आर आई टू, और फिर यहां से ए की ओर आते हैं लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यानी एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन, फिर इसको हम एक करंट लूप ले सकते हैं, इस बिंदु से चलें तो माइनस आर आई वन, यहां से चलें माइनस आर आई वन, और फिर यहाँ करंट के ऑपोजिट ऊपर लूप पूरा करने के लिए चलेंगे यानी प्लस आर आई टू इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर आई टू इज इक्वल टू 2i1, आर कैंसिल हो गया, i2 इज इक्वल टू 2i1। अब इसको यदि यहाँ पुट कर दें, इसको यदि यहाँ पुट कर दें तो दिस इज i2 2i1 यानी 3i1 इज इक्वल टू i, 3i1 इज इक्वल टू, यानी i1 का वैल्यू i/3 होगा, i1 का वैल्यू दिस i1 का वैल्यू i/3 होगा। अब देखें जब यह फुल चार्ज हो गया तो टोटल करंट इसी से फ्लो होगा। अब ये टोटल करंट फ्लो होगा तो ये दोनों सीरीज में हो गया और इसके पैरेलल में हो गया, सीरीज में यानी 2r और पैरेलल में r प्लस r 2r, और इसके पैरेलल में r। तो C से D तक का इक्विवेलेंट यदि रेजिस्टेंस निकालें तो दिस विल बी 2r गुने r डिवाइडेड बाई 3r, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। r प्लस r 2r, जब पैरेलल में हो तो दोनों को गुना करते हैं फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इंटू दिस, नो सॉरी दिस प्लस है तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, यानी ये तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज r कैंसिल कर दीजिए 2r/3। अब इस 2r/3 में r सीरीज में, तो इसमें फिर r यदि जोड़ दें तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी 2r/3 प्लस r, दिस इज 5r/3, 5r/3 टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और इस टोटल रेजिस्टेंस में 72 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल 72 वोल्ट बटे टोटल करंट 5r/3 इंटू 3, 5r डिवाइड बाई 3, तो ये टोटल करंट दिस इज 6 7 3 21 और 5/r, ये टोटल करंट। अब यदि I1 का वैल्यू यहां से निकाल लें, I1 का वैल्यू निकाल लें तो I1 विल बी, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21, 3 दूना 6 बटे 5 गुने 4, ये I1 करंट मिल गया। अब जब I1 करंट हमें मिल गया, दिस I1 करंट, तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो आर पार कर रहा है, तो
I1 इज इक्वल टू 72/5 इंटू आर, दिस करंट I1, और इंटू आर से गुना कर दें तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इस दोनों के बीच, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा स्टेडी स्टेट में वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होगा। अब कैपेसिटर पर चार्ज निकालने के लिए Q चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू V। अब C 10 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू टोटल पोटेंशियल यानी 72 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब आर का वैल्यू, आर का जो भी वैल्यू है हम पुट करेंगे और हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा यहाँ पे कूलम्ब में टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल, लेकिन फिर से इसको देखें, फिर से देखिए हमने कैसे किया इसको। चूँकि जब फुल चार्ज हो जाएगा ये कैपेसिटर तो करंट स्टेडी होगा, यानी बिल्कुल स्थिर करंट होगा, और उस स्थिति में इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो F और E के बीच का होगा। अब हम पहले करंट निकालते हैं। इसमें 72 वोल्ट बैटरी है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, यानी इसका इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा, और ये 2R इस R के पैरेलल है, यानी इसका इक्विवेलेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का इक्विवेलेंट 2R/3 हो जाएगा, और इसके साथ R सीरीज में है, तो इसके साथ फिर से R जब जुटेगा तो 5R/3 ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस यदि हम करें, पोटेंशियल डिफरेंस 72 बाई टोटल रेजिस्टेंस 5R3, तो ये टोटल करंट हमें मिलेगा, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो I1 करंट है वो टोटल करंट का 1/3 है, जो हम निकाल चुके हैं। टोटल करंट का 1/3 है दिस, यानी जो 1/3 करंट I1 इज इक्वल टू, इसको 1/3 से भाग देंगे 72/5 R है। अब चूंकि I1 हम निकाल लिए, इस रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिफरेंस यही पोटेंशियल डिफरेंस C का होगा। अब C किसी कैपेसिटर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्राप्त हो गया V, तो उसका चार्ज Q इज इक्वल टू, उसका कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C इंटू V से टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2019 का। चलिए इसके आगे 2 क्वेश्चन और बच गए हैं आज के क्लास के। क्वेश्चन नंबर 2, a metal wire 3 ohm is elongated to double its original length and its end is joined to make a circle points AB make 60 degree at center of circle equivalent between A and B। देखिए ये 2019 का ही क्वेश्चन है, ये भी मेंस का। एक वायर, मान लीजिए इस वायर का लंबाई है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस ρL/A, जबकि रो इसका रेसिस्टिविटी, इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी होता है, L इसका लंबाई A। अब ऐसा हो सकता है कि हम इस वायर को स्ट्रेच करके इसके लंबाई को 2 गुना 3 गुना कर दें। अब लंबाई जब हम 2 गुना 3 गुना करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कमेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम बराबर रहेगा, यानी A इंटू L क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लंबाई A हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रखने के लिए अब देखें
यदि हम लंबाई को 2 गुना कर दें तो एक कांस्टेंट तब रहेगा जब इसका क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, 2 टू कैंसिल, यानी एल ही रहेगा। यानी लंबाई को 2 गुना जब कर दिए तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया। लंबाई को यदि 3 गुना कर दें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाएगा, तभी तो एल फिर कांस्टेंट होगा। यानी वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा हमेशा। लंबाई यदि स्ट्रेच करते हैं तो ए कमेगा, लंबाई को कम किया जाता है तो ए बढ़ेगा। अब यहां देखें, मेटल वायर रेजिस्टेंस है 3 ओम। मान लीजिए उस मेटल वायर का लंबाई एल है और ये, तो टोटल रेजिस्टेंस दिस इज 3 ओम है। अब डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ इलोंगेट करते हैं, इलोंगेट करके इसके ओरिजिनल लेंथ को डबल कर देते हैं, यानी दिस इज रो 2L। अब लंबाई 2 गुना हो गया तो इसका वॉल्यूम तभी कांस्टेंट होगा जब इसका क्रॉस सेक्शन या हाफ हो जाए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हाफ हो जाएगा। लंबाई डबल होगा तो क्रॉस सेक्शन या हाफ हो जाएगा। दिस इज सपोज आर डैश, यानी शुरू में जो आर 3 ओम का ये रजिस्टर था, लंबाई 2 गुना हो जाने पर ये हो गया रो एल बाई ए, और 2 दूना 4 गुने 4, जबकि आर का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 4 यानी 12 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। जब लंबाई 2 गुना कर दिए तो रेजिस्टेंस इसका 12 ओम हो गया। अब इस वायर को जिसकी लंबाई हम डबल कर दिए, इससे एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल, इस तरह का एक सर्किल हम उसे बनाते हैं। इस सर्किल पर 2 पॉइंट है ए और बी, जो सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ए बी, सपोज दिस ए बी, और इसके सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हम जानते हैं एक सर्किल में टोटल 360 बनता है, टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है, और 360 डिग्री में 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल केवल ए और बी के बीच है, यानी 300 डिग्री एंगल ए है। तो ए से बी इस लंबाई को और इस लंबाई को अलग अलग कैलकुलेट करें तो इस दोनों का रेशियो 1:5 होगा। 6 × 30, 1, और इसका 5 गुना ये होगा। जितना लंबाई ए बी का होगा इधर से, उसी का 5 गुना इधर से होगा, क्योंकि 60 डिग्री और 300 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। अब देखें इसमें, जब लंबाई इसका 1:5 है, सपोज ये लंबाई है L1 और ऊपर का लंबाई L2, और मान लीजिए कि इसका पर यूनिट लेंथ, इस वायर का पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस सपोज लैम्डा है, तो इसका लैम्डा L1 हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस लैम्डा L2 हो जाएगा। दिस इज R2। अब 2 रेजिस्टेंस है अलग अलग, ए और बी के बीच कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ए और बी के बीच। तो ए रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, एक बिंदु पर पैरेलल रेजिस्टेंस है। पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग दोनों रेजिस्टेंस को पहले गुना करके और फिर उसको भाग देते हैं उसके जोड़ से, यानी दिस इज आर इक्विवेलेंट, यानी R1 और R2, R1 गुने R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, यही तरीका है। अब
R1 R2 यानी यहाँ देखें लैम्डा L1 लैम्डा L2 लैम्डा L1 लैम्डा L2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यानी लैम्डा L1 प्लस L2। अब L1 L2 1:5 के रेशियो में, यानी इसको लिख सकते हैं L2 को लिख सकते हैं दिस इज 5L1, इसका 5 गुना है 5L1, L2 इक्वल टू 5L, यानी दिस इज लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर L1 5L1 स्क्वायर और 5 यानी 6L1, यानी L1 2L1 L1 L1 दिस कैंसिल L1 L1, यानी दिस इज 5/6 L1 इंटू लैम्डा, 5/6 L1 इंटू लैम्डा। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम। 12 ओम रेजिस्टेंस को यदि हम इस दो भाग में बांट देते हैं तो यह 1:5 यानी 6, यानी 2 ओम इधर होता, 1:5 में और 10 ओम इधर होता। तो यहाँ आसानी से निकाल सकते थे, फिर L1 L2 करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, यहीं से लिख देते हैं 2 and 10 2 गुने 10 डिवाइडेड बाई 12, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 इस मच 5/6 नहीं 6 आएगा 10/6 यानी 5/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/3। क्लियर हुआ? तो देखिए पहले हमने देखा कि इसको एलोंगेट करके डबल कर दिया गया है तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम का। इस अब इलोंगेटेड वायर से एक सर्किल बना दिया गया 60 डिग्री एंगल, यानी 60 और 300 इस दोनों के बीच का रेशियो 1:5 का होगा, और 1:5 को 12 को डिवाइड करते हैं 1:5 में तो एक हो जाता है 2 ओम, दूसरा हो जाता है 10 ओम। अब ये 2 ओम 10 ओम दोनों पैरेलल में हैं ए और बी के बीच, ए बी के बीच, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 दिस 2 गुने 10/12 और 5/3 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन और ये एडवांस का क्वेश्चन है, परंतु वैसा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक इस तरह का इसका फेस स्क्वायर है, यानी 7 mm का लंबाई चौड़ाई इसका है, और ये एल्युमिनियम का है बना हुआ, 50 mm इसका लंबाई है। इसी के बीच ड्रिल किया गया एक इस तरह का स्लॉट काटा गया 2 mm चौड़ाई और लंबाई का, 2 mm स्क्वायर का स्लॉट काटा गया, पूरा ड्रिल किया गया इस पार से उस पार तक, और इसमें फेरिक डाला गया, लोहे का फेरिक, और बाकी ढांचा एल्युमिनियम का बना हुआ। अब कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, जबकि दोनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग दिया हुआ है। अच्छा सवाल है इसमें। सबसे पहले हम इसका इस फेस का हम एरिया निकालना चाहेंगे। एफ ई का एरिया, फेस सपोज AFE, दैट विल बी 2 mm यानी 2 × 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, दिस इज 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और एल्युमिनियम का यदि हम पहले पूरा निकाले एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम इज इक्वल टू
7 mm लंबाई चौड़ाई, यानी 7 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और इसमें से फेरस यानी लोहे का जो एरिया है उसको हम घटाएंगे, यानी 4 × 10⁻6 को घटाएंगे। तो दिस विल बी 7×7 × 10⁻6 और -4 × 10⁻6, यानी दिस इज 45 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब यहां से लोहे का क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया 4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज 45 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। चलिए अब क्रॉस सेक्शन निकाल लिए एल्युमिनियम का और लोहे का, दोनों का लंबाई बिल्कुल एक समान है, एक समान यानी 50 mm, यानी फेरस इसका लंबाई L = 50 × 10⁻³ मीटर, इसका लंबाई भी वही होगा, L = 50 × 10⁻³ मीटर। अब फेरस का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, तो इससे फेरस का रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, R लोहे का RFE = ρL/A, दिस इज रो फेरस का 1.0 10⁻7 इंटू L, फेरस का L 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई A, यानी 4 × 10⁻6, दिस मच। अब देखिए यहाँ 5 4 पावर -10, दोनों को जोड़ दें -10, और एक यदि उसमें से हटाते हैं तो -9 और +6 उसको लेते तो यानी -3, यानी 5/4 × 10⁻³ ओम फेरस का। इसी तरह एल्युमिनियम का यदि हम निकालें RAL एल्युमिनियम का, तो दिस इज ρL, यहाँ का भी इस तरह से होगा। अब रो एल्युमिनियम का 27 × 10⁻8, 27 × 10⁻8, लंबाई 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई A, एल्युमिनियम का A दिस इज 45 × 10⁻6, दिस इज, यहां देखें 5 दाही 50, 5 9 45 और 9 27, यानी 3 × 8 3 11, 11 में से 1 गया 10, यानी 10⁻10 और -6, यानी 10⁻4, 10 में 6 या 4। अब इस दोनों का पावर यदि हम बराबर कर लें, तो ये हो जाएगा 125। चलिए 2 पावर इसमें डालते हैं, यानी दिस इज 125/100 -5, और इसको हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻5, दिस ओम। अब ये दोनों कह रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इस दोनों फेस के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो फेरस और एल्युमिनियम दोनों पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो दोनों पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल में यदि R1 R2 दो रेजिस्टेंस है,
और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 गुने R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एग्जैक्ट इसी तरह आर इक्विवेलेंट यदि हम निकालें इसका, आर इक्विवेलेंट यानी दिस इंटू दिस, यानी 125 गुने 30, 125 गुने 30 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 125 और 30 155 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5 दूना 10, 50 25 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 बटे 31, 75 बटे 31, यहाँ 10 पावर माइनस 9 और माइनस 5 यानी 10 टू द पावर माइनस 4। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माइनस 5 माइनस 10 10 10। ओके, 75 बटे 31, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 750 बटे, चाहे जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट 75/31 इंटू 10 पावर माइनस 4, हाँ, ये हो जाएगा दिस मच ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये एडवांस 2015 क्वेश्चन। चलिए एक क्लास और इसके न्यूमेरिकल पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए। हैव ए गुड डे।